नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और मेरे साथ इस समय हैं यूपी में कांग्रेस के एक सीनियर लीडर प्रमोद तिवारी जी, जो प्रतापगढ़ के जो 2-3 चुनिंदा नाम हैं नेताओं के, उसमें से एक हैं। इस समय प्रमोद जी किसी सदन में नहीं हैं। पिछले लगभग 30-32 सालों में यह पहला मौका है जब आप 30-32 नहीं, लगभग 40-42 सालों में 40 सालों में 38 साल 38 ईयर्स लगातार मैं विधानसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य रहा। परंतु 2018 में जब कांग्रेस की स्ट्रेंथ कम हो गई और राज्यसभा भेजने की स्थिति नहीं थी तो मैं रिपीट नहीं हो पाया। अन्यथा मैं सदैव किसी न किसी सदन का सदस्य रहा। 9 बार लगातार एक ही सिंबल पर, एक ही चुनाव चिन्ह पर लगातार मेरा ही कीर्तमान है, मेरा ही रिकॉर्ड है। एक ही सीट पर, एक ही सिंबल पर, एक ही पार्टी से विपरीत परिस्थितियों में लगातार 9 बार चुनाव जीतने का मेरा ही रिकॉर्ड है, जो आज तक टूटा नहीं। गिनीज में भी गया था। उसके बाद 2018 में बाईपोल वगैरह हुए तो आराधना मिश्रा आपकी बेटी रामपुर खास सीट पर आती हैं। 2018 में नहीं, जब मैं 2013 में इलेक्ट हुआ राज्यसभा तो 2014 में वो 80,000 वोट से जीत के विधानसभा पहुंची और दोबारा 17 में रिपीट होती हैं और पुनः वो इस समय कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता हैं, सदन में नेता हैं पार्टी के। अच्छा, प्रमोद जी ये बताइएगा, 79 में आप पहली बार चुनाव जीते। वो एक विधानसभा से तो छोटा ही चुनाव था मान के चलिए, लेकिन 80 में आप आते हैं एमएलए की लड़ाई में। एमएलए की सीट पर पहला टिकट मिलता है और पहला टिकट मिल जाता है कांग्रेस से। क्या कहानी है कि कांग्रेस से पहला टिकट मिलता है? कौन लेकर गया? क्या था तरीका? जो मतलब आज हम लोग तरीका देखते हैं राजनीति में, क्या उस समय कुछ दूसरा था कि क्या था? देखिए, उस समय मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत कर रहा था। संजय गांधी उभरते हुए युवाओं के नेता थे। उनका एक केस चल रहा था सीबीआई कोर्ट में देहरादून में। मैं उसमें अपने सीनियर पीसी चतुर्वेदी साहब को असिस्ट कर रहा था, वकील था। संजय जी को मेरी बहस पसंद आई, संजय जी को मेरा कंडक्ट पसंद आया। उन्होंने मुझसे कहा पार्लियामेंट का चुनाव लड़ो। सन 80 में पार्लियामेंट के लिए उन्होंने मुझसे कहा कि आप प्रतापगढ़ से लड़िए, परंतु मैंने ये कह के मना कर दिया कि देखिए, मैं तैयार नहीं हूँ, मेरी वकालत ठीक ठाक चल रही है और मैं नहीं जाना चाहता राजनीति में। तो 80 में मना कर दिया। फिर जब असेंबली उसी के 4-5 महीने बाद हुई तो उन्होंने मुझसे फिर पूछा, और पूछा कम, निर्देश ज़्यादा दिया। उनका, प्रमोद जी फिर आप लोग ये कहते हो कि अच्छे लोग राजनीति में नहीं आते, कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं तो देख रहा हूँ आपको, आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं हम नहीं आना चाहते। तो उनकी ये बात मुझे इसलिए लग गई कि छोटा सा क्षेत्र होता है विधानसभा का। मैंने सोचा हाई कोर्ट की वकालत भी करता रहूँगा और क्षेत्र भी देखता रहूँगा। लेकिन फिर मंत्री बना दिया उन्होंने, तो फिर क्षेत्र छूट गया। वकालत छूट ही गई एकदम। नहीं, बीच में मंत्री नहीं रहा कुछ दिन, तो मैंने वकालत फिर शुरू कर दी। हाँ, लगातार। और आज भी मैं वकालत कर रहा हूँ। अब मैं कोर्ट में नहीं अपीयर करता हूँ, लेकिन कंसल्टेशन, एडवाइजरी, आज भी मेरी वकालत है। जो 2018 में ब्रेक लगा है, इस बार कयास लगाए जा रहे हैं कि 2022 में वो ब्रेक वाला सिस्टम प्रमोद तिवारी तोड़ने वाले हैं। ये प्रतापगढ़ में, रामपुर खास में, आसपास के इलाके में ये चर्चा है कि वो ब्रेक वाला सिस्टम प्रमोद तिवारी तोड़ने जा रहे हैं और फिर से शायद सदन में जाएंगे। हाँ, अगर मौका मिला और नेतृत्व ने चाहा तो मैं जाऊंगा। मैं कहीं और से जाना नहीं चाहता था, अन्यथा शायद मैं 2 साल पहले चला गया होता। तो अभी तो मेरा प्रयास यही है कि पहले अपनी पार्टी को सत्ता में ले आऊँ यहाँ और खुद अपने लिए इतने वोट इकट्ठे कर लूँ कि मैं राज्यसभा जा सकूँ दोबारा। राज्यसभा दोबारा जा सकेंगे। और आप अपनी पार्टी के लिए वोट इकट्ठा करने की बात करते हैं तो मुझे 2012 का एक वाकया याद आता है, जब सीएलपी से आपकी जगह मथुरा से सीएलपी से आपको हटाया गया था और मथुरा से लेकर आया गया था प्रदीप माथुर को, कांग्रेस लेजिस्लेटर पार्टी से।
उस समय प्रमोद तिवारी पर ये आरोप लगे थे कि प्रमोद तिवारी ने अपने परिवार के लिए ही और अपने नाम के लिए ही चुनाव लड़ा है। प्रमोद तिवारी की उस क्षेत्र में कांग्रेस का कोई विकास नहीं हुआ है। बगल में कुंडा से राजा भैया निर्दलीय लड़ते रहे थे और दूसरी सीटों पे भी बसपा या सपा का फाइट था, लेकिन कांग्रेस नहीं जीत पाई। इसलिए माथुर साहब को लेकर आया गया यहाँ पे। क्या कितने अब वो आरोप कितने सही थे कि आप पर परिवार को ज़्यादा आगे रखने का आरोप लगा? ऐसा आरोप मैं पहली बार आपसे सुन रहा हूँ। ऐसा कोई आरोप लगा भी नहीं। वो कहा नहीं भी लगे ये आरोप, ये किसी से आप मिले होंगे उसकी कपोल कल्पित कहानी है। 5 बार लगातार हो चुका था मैं CLP लीडर, जो कोई नहीं हुआ था उत्तर प्रदेश में। तो सोनिया जी ने मुझसे कहा कि मैं चाहती हूँ केंद्र में आ जाओ तुम, और मैं तुम्हें यहाँ राज्यसभा में लाना चाहती हूँ और ऑर्गेनाइजेशन में काम लेना चाहती हूँ। ठीक है। 2015 में मैंने ही प्रस्ताव किया, 2012 में नहीं 13 में, कि मैं दिल्ली चला जाऊं और मोना जी यहाँ जाए मेरी बेटी, और मैं राज्यसभा चला जाऊं। वो हुआ। 2012 में मैं चला गया दिल्ली, राज्यसभा में 2013 में पहुंच गया। मोना जी मेरी जगह पे यहाँ आ गई। तो वो सब कुछ एक व्यवस्थित ढंग से सोनिया जी से बात करके, सोनिया जी से मिलकर ही तय हुआ था सब कुछ। लेकिन तब इसके बारे में एक यहाँ पे एक चीज़ और है। ये भी कहा जाता है कि राहुल गांधी ने जो उस दौरान एक कांग्रेस को रिवैम्प करने का प्लान शुरू किया था, पुराने नेताओं की जगह नए नेताओं को लेकर आया जाए। मोना जी को भी उसी कवायद का हिस्सा माना जाता है कि इसलिए मोना जी को ही प्रेफर किया गया पार्टी में। क्या उस रीसफलिंग या रिन्यूअल प्लान का भी हिस्सा बने थे आपको जब हटाया गया था CLP से? राज्यसभा में क्यों लिया गया? तो अगर हटाने का इरादा होता तो राज्यसभा में क्यों लिया जाता है? हाँ, तो जाता सर राज्यसभा में राज्यसभा लगभग इनेक्टिव पॉलिटिक्स का जोन है, ये कहा जाता है। अब बदल लीजिए अपना दृष्टिकोण। राज्यसभा से ही प्रधानमंत्री थे उस समय मनमोहन सिंह जी। राज्यसभा से ज़्यादातर सीनियर मिनिस्टर थे और कांग्रेस की वहाँ सरकार थी। संभावना यही थी कि 2014 के बाद अगर फिर सरकार बनी तो मुझे मंत्रिपरिषद में लिया जाता। तो मुझे इत्तेफाक था 2014 में सरकार नहीं बनी, तो मुझे एक ज़्यादा जिम्मेदारी देने के लिए बुलाया गया था, ना कि कहीं हाशिए पर ले जाने के लिए। ज़्यादा जिम्मेदारियों के लिए ले जाया गया था। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है बार बार प्रतापगढ़, ये इस चर्चा से तो आप भी नहीं नकार सकते हैं कि ये बार ये प्रतापगढ़ में आसपास ये हल्ला है कि आपका और कुंडा की सीट से जो विधायक हैं उनके बीच में बहुत मशहूर अदावत है। दोनों के समर्थकों में हूरा फैटी कई राउंड हो चुकी है, ऐसी कहानियाँ चलती हैं, लड़ाई वड़ाई हो जाती है। और अब ये कहानी है कि दोनों गुटों के बीच में एक चुप्पा हैंडशेक भी हो चुका है, दोनों लोग हाथ मिला चुके हैं। क्या कहानी सच है कि नहीं? दोनों गलत है। अच्छा। देखिए, मैं अपनी पार्टी के लिए लड़ता था, संघर्ष करता था। रघुराज प्रताप सिंह जी, जिनकी तरफ राजा भैया की तरफ आप कह रहे हैं, वो तो राजनीति में आई मेरे ख्याल से 1993 के चुनाव में। तो उसके बाद वो अपनी जगह थे, हम अपनी जगह थे। हाँ, जब लोकसभा का चुनाव आया तो मैं कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमारी रत्ना सिंह के लिए था। तो उसमें निश्चित रूप से आमने सामने कार्यकर्ता जैसे हो जाते हैं, हुए होंगे। परंतु अब छुपा कोई दोस्ती भी नहीं हुई है। उस समय अगर हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने तो खुलेआम थे, और अब साथ हुए तो भी खुलेआम है। जिला पंचायत के चुनाव में हम दोनों ने हाथ मिलाया भाजपा को हराने के लिए, और हरा के दिखा दिया। भाजपा को यहाँ 6 वोट पे महंगा कर दिया, सड़क पे धरने बैठाल दिया उनको। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हम और रघुराज प्रताप सिंह जी एक हैं। कुछ सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उनकी जहाँ तक है, हाँ, हमारा अगर प्रत्याशी वहाँ से खड़ा होगा तो हम उसके समर्थन में जाएंगे। लेकिन मेरे उनके व्यक्तिगत ऐसा तो नहीं, हर चुनाव में हर पार्टी खड़ा करती है। तमाम तरह की इस तरह की गलत अफवाहें होती है, हर पार्टी खड़ा करती है और हर पार्टी लड़ती है वहाँ चुनाव, ऐसा नहीं है। अच्छा, ठीक है। जब थोड़ा सा इस मसल पॉलिटिक्स की बात हो रही है तो कुछ हफ्तों पहले की घटना है। 25 सितंबर को बीजेपी के यहाँ सांसद संगम लाल गुप्ता पर हमले की, जिसमें उन्होंने नामजद FIR की आपके और आपकी बेटी आराधना जी के खिलाफ। कहा कि आपके आदेश पे समर्थकों ने हमला करवाया है। आपने इसका खंडन किया है और आप लोगों ने अर्जी भी दी FIR कैंसिल करने की।
कितनी सच्चाई है उनके आरोपों में? मतलब एक सांसद कह रहा है कि एमएलए, राज्यसभा सांसद रह चुका व्यक्ति और उनकी बेटी जो इस समय खुद एमएलए हैं, उन्होंने हमला करवाया है। एक तो मुझसे तो बहुत ही जूनियर है संगम लाल। कितना जूनियर है? अब मैं पहली बार 80 में इलेक्ट हुआ तो पहली बार 2000 मेरा ख्याल से 17 में इलेक्ट हुआ है, तो आप अंदाज़ा लगाइए 37 साल जूनियर है मुझसे। मेरी बेटी से भी जूनियर है। मेरी बेटी 2014 में इलेक्ट हुई, 2017 में इलेक्ट हुए। कार्यक्रम चल रहा था, कार्यक्रम में वो अपने निश्चित कार्यक्रम से 3 घंटे देर से आए। सरकारी कार्यक्रम था। जैसे ही वो आए उनको रोका गया कि कार्यक्रम में अभी वो हैं, उनके जाने के बाद चले, लेकिन वो आए अंदर। सरकारी कार्यक्रम में था, उनके साथ एक 15, 20, 25 लोग जो थे जिंदाबाद लगाते आए, सब वीडियो है। जब वो आए तो आई गए कार्यक्रम में, तो मेरी बेटी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। मैंने भी खड़े होकर उनको कुर्सी दी। उनको कुर्सी दी, ये बात तो समझ में आती है, हर कुर्सी मार्क थी। तो उनके साथ 12-14 लोग घुस आए। और जो का काफिला चलता है, साथ में 2-4 लोग आए। अरे नेता का काफिला चलता है तो काफिला में चलेगा कि मंच पे चलाएगा? मंच पे कैसे चलाएगा सरकारी कार्यक्रम में जहां हर सीट चिन्हित है? ये सांसद की जिम्मेदारी थी कि रोकते कि आप लोग मंच पे मत आइए। वहाँ तो जितने जिला पंचायत के सदस्य थे उनकी कुर्सी थी, प्रमुख की कुर्सी थी, मेरी थी, मोना जी की थी, जिलाधिकारी, जिला स्तर के एक अधिकारी जिलाधिकारी द्वारा नामित थे, उनकी कुर्सी थी, वीडियो कुर्सी थी। इसके अलावा जगह नहीं थी। और जब मोना ने अपनी कुर्सी दे दी तो मोना को खड़ा होना पड़ा जब तक दूसरी कुर्सी नहीं आ गई। तो वहाँ पे उनके साथ जो आए अराजक तत्व, हारे हुए प्रमुख, हारे हुए जिला पंचायत के मेंबर और कुछ सड़क छाप गुंडे, वो गलत आचरण था। उनको सरकारी कार्यक्रम पे उन्हें मंच पे रोकना चाहिए था। नीचे नारे लगा लेते, वो भी नहीं लगाने चाहिए था, उचित था। लेकिन मंच पे कैसे आ गए? वो सारे वीडियो मौजूद है। उनकी जिम्मेदारी थी रोकना, नहीं रोका। वहाँ पे दोनों तरफ से कहासुनी होने लगी। खैर शांत मैंने भी कराया, मोना जी ने भी कराया, संगम लाल जी, लेकिन कौन सुनता है उस समय जब आप। ये शांत कराया। शुरुआत में उन्होंने शांत कराने की कोशिश की, बोलने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनको सुना नहीं। लोगों को बुरा ये लगा कि आप इतने लोगों को लेके क्यों आ गए और क्यों जिंदाबाद लगवा रहे हैं? बोलते क्या? जो उनके साथ आए तो उन्होंने माइक छीन लिया अनाउंसर से, माइक टूट गया। फिर उसके बाद कुर्सी में सब पलट गई वहाँ पे। खैर वहाँ से उन्होंने भी मुझसे पूछा, मैंने भी कहा अब तो लगता नहीं यहाँ कुछ हो पाएगा। तो वो चले गए, हम भी चले। 2-3 घंटे बाद पता लगा, वीडियो है उनका, कार में बैठते हुए बिल्कुल सकुशल 4-5 गनर शेडो घेरे हुए हैं और यहाँ के कपड़े फाड़ लिए उन्होंने। यहाँ के 307 की रिपोर्ट लिखाई। फाड़ लिए आप कर? खुद अपने हाथ से फाड़ लिए उन्होंने। हाँ, और 307 चोट चपेट लगी, वो भी जिक्र करते हैं वो। मेडिकल हुआ उसी के 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद। एक खरोच मिली पैर में यहाँ, और 307 लिखाया। अपने एक गनर से जो बैकवर्ड था उसको शेड्यूल कास्ट बना के शेड्यूल कास्ट का रिपोर्ट लिखाई। 308 लिखाया, यानी आजीवन कारावास से जिसमें सजा हो सकती थी। मैं तो गया नहीं हाई कोर्ट। मैंने कहा सिपाही से लेकर डीजीपी तक जांच करे पुलिस की, जो सही हो मैं उसे स्वीकार कर लूँगा। कुछ लोग गए, 2 लोग गए उसमें अपनी गिरफ्तारी रोकने के लिए। नतीजा ये हुआ कि जज ने पूछा कि सांसद जी के अगर कपड़े फट जाएं तो क्या 307 लगेगी? उनसे कह दिए कपड़े सिलवा लें। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा ये 307 कैसे बनता है? नतीजा वो पुलिस ने 307 हटा लिया, 308 हटा लिया, क्रिमिनल लॉ का वो हटा लिया, सब हटा ली दफाएं। तो इतना झूठ, संसद की गरिमा को गिराने का काम उन्होंने किया कि बैठ के झूठी रिपोर्ट लिखाई। सड़क पे धरने पे बैठ गए। इसके पहले 2 महीने पहले धरने पे बैठ गए कि जिला पंचायत में चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा, 6 वोट थे उनके, सड़क पे बैठ गए। उसके पहले कहा मेरे ऊपर 2 गाड़ियों ने रात में फायरिंग की, किसी और पे लिखाया उन्होंने अज्ञात पे, ढूंढी गई, कोई गाड़ी आज तक नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने कहा दुबई से कॉल आई है मुझे धमकी देने के लिए, मेरा मतलब नहीं था, वो कॉल निकली उन्हीं के गाँव की। तो इस तरह की हरकतें किसी निर्वाचित सांसद को शोभा नहीं देती। मैं उन्हें सलाह दूंगा, बहुत जूनियर है मुझसे, पहला टर्म है, गरिमा बनाएं पद की, अहंकार न पालें। अहंकार तो रावण का नहीं रहा तो किसी का नहीं रहेगा। चलिए, अब ये सब की बात हो रही है तो एक नाम है यूपी की पॉलिटिक्स में, अजय सिंह लल्लू, जो आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कभी उनसे मुलाकात हुई?
क्या आप भी बचकानी बात कर रहे हो? मेरे पार्टी के अध्यक्ष जो मेरी कभी मुलाकात कि ये कहा जाता है कि आप में और उनके में एक वो चल रहा है, आप एक पार्टी के ब्राह्मण चेहरे हैं और अजय सिंह लल्लू हैं, आराधना मिश्रा के नाम, मतलब ये तो ऐसी बात है, सुन लीजिए मेरी बात, आपकी ये ऐसी बात है कि आराधना मिश्रा के नाम को, आराधना मिश्रा को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात खुद योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं अपने एक फंक्शन में रिसेंटली, और आप लोगों के बीच में पार्टी का चेहरा कौन है यूपी में, इस पर काफ़ी टसल चल रहा है। मैं पार्टी का चेहरा उत्तर प्रदेश का नहीं बनना चाहता। नहीं बनना चाहते? नहीं, मैं होगा तब भी नहीं, ऑफर हुआ था, मैंने प्रदेश अध्यक्ष बनने से मना किया 2 बार। सोनिया गांधी बैठी, पूछ लीजिएगा, मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं राष्ट्रीय राजनीति में जाना चाहता हूँ। योगी जी ने ये नहीं कहा कि इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाओ मोनो जी को, उन्होंने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने को कहा। अयोध्या में उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने को कहा। जहाँ तक सवाल है लल्लू का, लल्लू मेरे बहुत कनिष्ठ है, भी पहली बार इलेक्ट हुआ। जब मैं सीएलपी लीडर था तो मेरा मेंबर था, मेरा कोई झगड़ा नहीं है, मेरा पूरा स्नेह है उनके साथ। ये अगर कोई कहता है कि कहीं क्लैश है तो वो 100% झूठ बोल रहा है, मेरा कोई क्लैश नहीं है। मैं जब चेहरा बनना ही नहीं चाहता, मैं प्रदेश की राजनीति में आना नहीं चाहता, तो ये लोगों के दिल में हो सकता है कि मैं बनूं, मेरा इरादा नहीं है। प्रदेश की राजनीति मोना जी करेंगी, मुझे मौका मिलेगा, पार्टी देगी तो मैं केंद्र की राजनीति। इधर की राजनीति से आपका कोई ताल्लुक नहीं रहने वाला? नहीं, सवाल इसके कि मैं चुनाव का प्रचार करूंगा। मैं कैंपेनर हूं, कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन हूं, कांग्रेस की सर्वोच्च संस्था वर्किंग कमेटी का मेंबर हूं, उसके नाते मेरी सेवाएं जहां जरूरी होंगी होंगी। मौजूदा यूपी सरकार पर ये कई सारे लोग आरोप लगाते हैं कि ये ब्राह्मणों के अगेंस्ट है ये सरकार, कई सारे लोग ये बोलते हैं। क्या मतलब कई लोग ज़्यादा आगे बढ़कर, 4 कदम आगे बढ़ के विकास दुबे इनकाउंटर को भी इससे जोड़ देते हैं। देखिए, मैं किसी एक व्यक्ति में नहीं जाना चाहता, लेकिन खुशी दुबे जो 2 दिन पहले ब्याह के आई थी, उसको माइनर थी, उसको कॉन्स्पिरेसी में डाल के आज तक जेल में डाल रखा है। ये आरोप लगता है कि तमाम ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, ये आरोप लगता है। ये जांच का विषय है और निश्चित रूप से मौजूदा सरकार उत्तर प्रदेश की सभी जाति धर्म बिरादरी का विश्वास खो चुकी है। जिस दिन चुनाव होगा, सैकड़ा नहीं पहुंचेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। चलिए एक आखिरी सवाल, फिर आपको मैं बरी कर दूंगा, आपको शायद किसी कार्यक्रम में जाना है। राहुल और प्रियंका, ये बड़ा डिस्कशन है कांग्रेस के हलकों में यूपी में कि जब तक राहुल यहाँ की कमान संभाल रहे तब तक कुछ और सीन था। 2017 में आपको याद ही होगा, यूपी को ये 7 पसंद है वाला मामला था पूरा, फिर आ गया 21-22 आ चुका है, पूरी तरह से पॉलिटिक्स उलट चुकी है। क्या डिफरेंस देखते हैं राहुल और प्रियंका में आप? राहुल और प्रियंका में एक ही फर्क है, राहुल ने राष्ट्रीय राजनीति की है, कभी प्रदेश की बागडोर नहीं संभाली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में वो जरूर आते रहे। प्रियंका गांधी प्रदेश की प्रभारी महासचिव हैं। उन्होंने एक आमूल चूल परिवर्तन किया है, आज संगठन खड़ा कर दिया, आज पार्टी मजबूती से खड़ी है। यही नहीं, लखीमपुर में 3 दिन वो लड़की जेल में रह के आई है, गांधी परिवार का पहला सदस्य जो जेल गया। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी का जाना तय है और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का आना तय है। यहाँ चेहरे का कोई संकट कांग्रेस में नहीं है, चेहरा प्रियंका गांधी का सामने रहेगा और पार्टी लड़ेगी चुनाव। सीएम बने चाहे ना बने, ये बात की बात है, चेहरे की बात हो रही है ना। चीफ मिनिस्टर तो वो बनेगा जब विधानमंडल दल चुन लेगा, ऐसा कोई अवसर आएगा कि सरकार बन सकती है तो विधानमंडल दल और नेतृत्व तय करेगा। तो ये थी बातचीत हमारे प्रमोद जी के साथ। आपको कैसा लगा हम ज़रूर जानना चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, ललन टॉप देखते रहिएगा। शुक्रिया।